प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर। आज का हमारा विषय है एक परमाणु रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध, अर्थात डिस्पर्सन रिलेशन इन मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस। यह सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है। तो देखिए, इसके अंतर्गत माना एक्स अक्ष के अनुदेश अनंत लंबाई की एक परमाणु रेखीय जालक उपस्थित है, यानी अनंत लंबाई का है और एक्स डायरेक्शन में हमारे पास एक परमाणु रेखीय जालक है, जिसके सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है और जो जालक नियतांक है, लैटिस कांस्टेंट है, वो स्मॉल a है। सभी परमाणुओं को हम परस्पर द्रव्यमानहीन प्रत्यास्थ स्प्रिंगों से जुड़ा हुआ मान सकते हैं, जिसके कारण जो दोलकों के जो कंपन होंगे वो हुक के नियम के अनुसार होंगे। तो ये हमारे पास एक परमाणु रेखीय जालक है एक्स डायरेक्शन में अनंत लंबाई का। ये इसकी nवीं पोजीशन है, ये n+1, n+2, n+3 और इस प्रकार इधर लेफ्ट साइड में n-1, n-2, n-3 और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल a है। ये स्थायी अवस्था है और ये जो है अवस्था वो इसकी कंपित अवस्था है, वाइब्रेटिंग स्टेट। ठीक है, क्योंकि स्थायी अवस्था में यहाँ है, वाइब्रेट करेगा तो इसकी पोजीशन यहाँ पर हो गई, इतनी इधर होगी, इतनी इधर होगी। ठीक है, तब देखिए, विरामावस्था में विभिन्न परमाणु अपनी साम्यावस्था की स्थिति में होते हैं, लेकिन जब उनमें कंपन गति होती है तो वे अपनी साम्यावस्था की स्थिति के इर्द गिर्द सरल आवर्त गति करते हैं। माना किसी क्षण n+1 वेग, n वे तथा n- वे परमाणुओं के अपनी साम्यावस्था से जो विस्थापन है क्रमशः un+1, un तथा un-1 है। ठीक है, अब किसी भी परमाणु पर अन्योन्य क्रिया बल केवल उसके निकटतम परमाणुओं के कारण ही प्रभावी माना जा सकता है, यानी उसके जो पास वाले एटम हैं उनके कारण ही उस पर अन्योन्य क्रिया बल का प्रभाव माना जा सकता है। उससे जो दूर है उनके कारण भी अन्योन्य क्रिया बल होता है, लेकिन वो बहुत नगण्य मात्र होता है, इसलिए हम उसको नगण्य मान लेते हैं। तो हम सिर्फ इसमें यही मानेंगे कि किसी भी परमाणु पर उसके निकटवर्ती परमाणु के कारण ही अन्योन्य क्रिया बल का प्रभाव आएगा, बाकी सबके कारण प्रभाव नगण्य होगा। इसलिए nवें परमाणु पर केवल उसके निकटतम n+1 वे तथा n-1 वे परमाणु के कारण अन्योन्य क्रिया बल कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिए, nवें परमाणु पर n+1 वे परमाणु के कारण जो प्रत्यास्थ बल लगेगा वो हो जाएगा बीटा ब्रैकेट un+1 माइनस un-1। इसी प्रकार n-1 वे परमाणु के कारण प्रत्यास्थ बल कार्य करेगा होगा माइनस बीटा un माइनस un-1। ठीक है, जहां पर बीटा जो है अंत परमाणु बल नियतांक है, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पर। अब nवें परमाणु पर उसके निकटतम परमाणु के कारण परिणामी जो प्रत्यास्थ बल है कितना हो जाएगा, मैं उसको Fn से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा दोनों ऐड कर दीजिए। तो बीटा ब्रैकेट un+1 माइनस un ब्रैकेट 1 माइनस बीटा un माइनस un-1। इसका रिप्रेजेंटेशन इसके अंदर दिखाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग रखना है। जैसे un जो मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब है कि u और बेस में n, इसी प्रकार un-1 का मतलब है u बेस में n-1। इसको हल कर लीजिए तो हमारे पास आ जाएगा बीटा ब्रैकेट un+1 प्लस un-1 माइनस 2un। अब न्यूटन की गति के नियम अनुसार
nवे जो परमाणु है उसका गति का जो समीकरण हम किस प्रकार लिख सकते हैं, m d2 un अपॉन dt स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा इस फोर्स के, बराबर कर दीजिए। हमने यहाँ पर बराबर कर दिया, इसको नाम दे समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब मान लीजिए जो समीकरण 1 है उसका हल हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार, un इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एक्स एन ब्रैकेट बंद, या ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए। तो एक्स एन जो कितना हो जाएगा, एन एटम है और ए प्रत्येक के बीच में डिस्टेंस है, तो एक्स एन जो कितना हो जाएगा, एन ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एन परमाणु है, प्रत्येक के बीच में एन डिस्टेंस, तो एक्स एन जो कितना हो जाएगा, एन ए, और के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपन लैम्बडा, और ओमेगा जो है यहाँ पर कोणीय आवर्ती है। ठीक है, तो इसको नाम दे दी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का क्या करेंगे हम, टी के सापेक्ष यानी समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे। तो समय के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो हमारे पास ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा, डी यू एन अपॉन डी टी इक्वल टू आयोटा ओमेगा ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए। पुनः इसका एक बार और अवकलन कीजिए टी के सापेक्ष, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा, डी टू यू एन अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आयोटा ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस के एन ए। इसको नाम दे समीकरण नंबर 3। अब जिस प्रकार हमने समीकरण 2 में इसका जो हल लिखा है यू एन इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के एन ए, तो उसी प्रकार हम यू एन प्लस 1 और यू एन माइनस 1 का हल लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यू एन प्लस 1 इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट बंद ए। क्या कर दिया, एन के स्थान पर एन प्लस 1 रख दीजिए और एन के स्थान पर एन माइनस 1 रखोगे तो दोनों के हल आ जाएंगे इस प्रकार हमारे पास। इनको नाम दे दी समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5। अब ये जो समीकरण 3, 4 व 5 में जो मान प्राप्त हुए हैं उनको समीकरण 1 में रख दीजिए। ये हमने समीकरण 1 में इनको रख दिया है। समीकरण 1 में रखेंगे और इसको हल करेंगे तो ये वाले पद हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ये तो हल करने पर हमें जो पद मिलेगा वो होगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा ब्रैकेट ई की पावर आयोटा के प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के माइनस 2। ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हल कर लीजिए, तो क्योंकि हम जानते हैं ई की पावर आयोटा के प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के बाई 2 इक्वल टू होता है कॉस के। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको लिख सकते हैं माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू बीटा ब्रैकेट 2 कॉस के माइनस 2। अब इसको भी हल कर लीजिए, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया हमने तो ये वाला पद आ जाएगा। अब ये जो राशि है कॉस के माइनस 1, तो हम कॉस के का फार्मूला यानी कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो उसी का इस्तेमाल करके हम लिख देंगे कॉस के माइनस 1 को माइनस 2 साइन स्क्वायर के बाई 2। ये वाला पद हमारे पास किस प्रकार आ जाएगा, देखिए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 बीटा साइन स्क्वायर के बाई 2। ये वाला पद आ जाएगा। हल कर लीजिए ओमेगा के लिए, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा अपन एम साइन स्क्वायर के बाई 2, या ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 4 बीटा अपन एम साइन के बाई 2। ये वाला पद हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। अब इसका मान जो मैक्सिमम है वो कब होगा, इसका मान मैक्सिमम तब होगा जब साइन के बाई 2 का मान 1 के बराबर हो। तो जब साइन के बाई 2 का मान 1 के बराबर है तब ओमेगा का मान जो है मैक्सिमम मान हो जाएगा, यानी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्स। तो ओमेगा मैक्स की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से इसका मान 1 के बराबर रख देंगे तो ओमेगा मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 4 बीटा अपन एम। ठीक है। तो अब पुनः समीकरण 6 को किस प्रकार लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मैक्स साइन के बाई 2। ये समीकरण नंबर 7।
अब ये जो समीकरण है ओमेगा व के बीच में संबंध को व्यक्त करता है, क्योंकि ये रिलेट करता है ओमेगा को के से, तो ओमेगा और के बीच में रिलेशन है और इसी रिलेशन को हम परिक्षेपण संबंध कहते हैं। अब ओमेगा और के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, आलेख खींचें, तो किस प्रकार प्राप्त होगा, वो हमें इस प्रकार का प्राप्त होगा। इधर ओमेगा इधर के ड्रॉ करेंगे तो हमें ये इस प्रकार का कर्व हमें ये प्राप्त होगा। ठीक है, और इसके बारे में इससे आगे का जो अध्ययन है अगले वीडियो में हम करेंगे। धन्यवाद।